चलिए अब टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। समरावता थप्पड़ और उपद्रव मामला, संभागीय आयुक्त महेश शर्मा आज उनियारा दौरे पर रहेंगे। समरावता मामले की प्रशासनिक जांच कर रहे हैं संभागीय आयुक्त। उनियारा एसडीएम कार्यालय में संभागीय आयुक्त आज सुनवाई भी करेंगे। समरावता मामले से जुड़े लोग शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज करा सकते हैं। तो आपको तारीख याद होगी, 13 तारीख जब उपचुनाव होना था राजस्थान में, और उस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिए थे, उसकी तस्वीरें भी है। उसके बाद से उपद्रव मामला यहां पर हुआ था, उपद्रव फैल गया था। उनके समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा के किस तरह से उन्होंने आगजनी की थी, तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन आज बताया जा रहा है कि समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं संभागीय आयुक्त, वो आज अपनी बात रख सकते हैं। महेश शर्मा आज उनियारा दौरे पर रहेंगे। करते हैं सबसे पहले जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। आज से 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आज सदन में अभिभाषण होगा। उसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत होगी। अभिभाषण के आधे घंटे के बाद से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की मेज पर रखी जाएगी अभिभाषण की प्रति और सदन की मेज पर रखे जाएंगे अध्यादेश। संबंधित विभाग के मंत्री रखेंगे पटल पर अध्यादेश। सदन में आज नहीं होगा प्रश्नकाल। राज्यपाल अभिभाषण के चलते नहीं होगा प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद होगी बीएसी कार्य सलाहकार समिति में तय होगा आगे का कामकाज। सदन में आज शोकाभिव्यक्ति होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये शोकाभिव्यक्ति होगी। तो इसको बता दें कि आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सदन की तीसरी कार्यवाही है। इसको लेकर आपने देखा था कि सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, जिसमें सम्मिलित होने के लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार से वापस लौटे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसके बाद कांग्रेस के विधायकों दल की भी बैठक थी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी के अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, ताकि सदन की कार्यवाही सही तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चल पाए और सबका सहयोग भी माना गया था। आज 16वीं विधानसभा की तीसरे सत्र की आज शुरुआत है और आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होने वाली है। तो कई सारे विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे और जनता के हित के मुद्दे उठाए जाएंगे। दोनों ही पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। कल कांग्रेस के भी और बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी हुई थी, जिसमें रणनीति तैयार की गई थी कि किस तरीके से विधानसभा के भीतर मुद्दों को उठाना है और वो कौन कौन से विधेयक हैं जो पारित करने हैं। इन सभी विषयों पर कल दोनों ही दलों की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई थी और आज सदन में प्रश्नकाल नहीं रहने वाला है। अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो आज कई सारे मुद्दों पर बात होगी, कई सारे विधेयक है जो आज पारित होना है। देखना होगा कि आज जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो क्या आज सदन की कार्यवाही, सत्र की कार्यवाही वो हंगामे के भेंट चढ़ती है या शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने विचार विमर्श और अपने अपने मुद्दे यहाँ पर रखे जाएंगे। क्योंकि विपक्ष का ये मसला है कि हम मुद्दे तो रखेंगे, लेकिन जो हम जवाब पूछे, जो हमारी तरफ से प्रश्न उठे, उसका जवाब सत्ता पक्ष दे, ना कि उसमें टाल मटोल करे। और सत्ता पक्ष का ये रहता है कि विपक्ष हमेशा हंगामे के मूड में रहता है, कभी भी वो बात कर। और जब सत्र की शुरुआत रहती है तो राजस्थान के सभी जो दर्शक हैं, सभी जो नागरिक हैं, उनकी उम्मीदें रहती हैं कि आज सदन की कार्रवाई, आज सत्र की कार्रवाई होने वाले हैं। उनसे जुड़े हुए मुद्दे आज पटल पर पेश किए जाएंगे, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा और क्या कुछ रहने वाला है। तो आज सदन में शोकाभिव्यक्ति भी होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही बताया जा रहा है ये शोकाभिव्यक्ति होगी और उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। आज प्रश्नकाल सदन में नहीं होगा, आज अभिभाषण होगा, उसके बाद मुद्दे रखे जाएंगे। प्रश्नकाल का आज समय नहीं है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पहले ही शुक्रवार को कह दिया था कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के दौरान किसी प्रकार का हंगामा नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए हैं उस पर जरूर विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। और आज से ही बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और जिसके बाद ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी कि कल को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा बताया जा रहा है कि 10 मार्च से शुरू होगा। तो 2 चरणों में इस बार बजट सत्र होगा, अप्रैल तक चलेगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
आज दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और कल बताया जा रहा है कि बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट कल 1 फरवरी को पेश होगा। तमाम लोगों की उम्मीदें इसमें जुड़ी हुई हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग है उसकी निगाहें हमेशा उस पिटारे पे, बजट पिटारे पर जुड़ी रहती हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर जाती हैं। तो कल देखना होगा कि बजट के पिटारे से आपके लिए क्या कुछ निकलता है, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए क्या कुछ निकलता है, बिजनेस सेक्टर के लिए क्या कुछ निकलता है, स्पोर्ट्स सेक्टर्स के लिए क्या कुछ निकलता है। क्योंकि अल्टीमेटम तो सरकार का विजन ही यही है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत बनाने का, और उसी क्रम में ही आगे बढ़ रही है। उसी क्रम में ही जीडीपी, आपके पर कैपिटा इनकम जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए सरकार का पूरा फोकस रहता है। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की बात हो, चाहे वो आपके साइकिलिंग जो बिजनेस की साइकिल होती है उसको बूस्टअप करने की बात हो, तो सरकार का बिजनेस, एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, उद्योग के क्षेत्र की बात हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की बात हो, तो सरकार का इस पर ही ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन कल देखना होगा जब केंद्र सरकार का ये पहला फरवरी, मतलब फरवरी में पहला बजट पेश होगा, तो क्या कुछ होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें, दोनों सदनों को संबोधित आज सबसे पहले राष्ट्रपति करने वाली हैं। और चलिए अब टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। समरावता थप्पड़ और उपद्रव मामला, संभागीय आयुक्त महेश शर्मा आज उनियारा दौरे पर रहेंगे। समरावता मामले की प्रशासनिक जांच कर रहे हैं संभागीय आयुक्त। उनियारा एसडीएम कार्यालय में संभागीय आयुक्त आज सुनवाई भी करेंगे। समरावता मामले से जुड़े लोग शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज करा सकते हैं। तो आपको तारीख याद होगी, 13 तारीख जब उपचुनाव होना था राजस्थान में, और उस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिए थे, उसकी तस्वीरें भी हैं। उसके बाद से उपद्रव मामला यहाँ पर हुआ था, उपद्रव फैल गया था। उनके समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा के किस तरह से उन्होंने आगजनी की थी, तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन आज बताया जा रहा है कि समरावता थप्पड़कांड और उपद्रव मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं, संभागीय आयुक्त, वो आज अपनी बात रख सकते हैं। महेश शर्मा आज उनियारा दौरे पर रहेंगे। और वहीं राजस्थान विधानसभा का सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं, उनको इस तरह का फोबिया हो गया है। बजट सत्र से पहले नेताओं में जुबानी जंग। आज यहां पर राजस्थान के अंदर 12 महीने से कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। रोजगार उपलब्ध करवाने के काम कर रहे हैं, मुद्रा स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया। राजेंद्र राठौड़ के बयान पर डोटासरा का पलटवार। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं, उनको इस तरह का फोबिया हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का टीकाराम जूली पर निशाना। मुंह में राम और बगल में छुरी की जो एक कहावत है, अगर वो कहीं चरितार्थ होती है तो बीजेपी के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। टीकाराम जी खुद ही मुद्दा है, वो क्या करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। नेता एक दूसरे के वारों पर पलटवार कर रहे हैं। विपक्ष अलग अलग मुद्दों के सहारे सत्ता पक्ष को घेर रहा है। ऐसे में नेताओं के तेवरों में साफ है, विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है, जिसका असर सत्र के दौरान साफ दिखेंगे। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक तरफ कुंभ में भगदड़ के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराते दिखे, वहीं राजेंद्र राठौड़ के फोबिया वाले बयान पर भी पलटवार किया। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्था ही नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान गंवानी पड़ रही है। हम सबके लिए गर्व का विषय है महाकुंभ।
लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार जा करके रीले बना रहे हैं, इससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। हमने राजस्थान की विधानसभा में उनसे जो पार्लियामेंट्री जो उनकी कला है उसको हमने सीखने का प्रयास किया है। उनकी विचारधारा तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन काफी कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अभी उनके दिन ठीक नहीं है। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी तलवार को म्यान में ही रखें तो उनके लिए ठीक है। अब गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर थे तो टीकाराम जूली कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा। क्या गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए सरकारों ने कोई निर्णय लिए हैं, या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर बयानबाजी कर अपने जो नीति है उनको ही स्थापित करना चाह रहे हैं। विपक्ष सत्ता पर विपक्ष मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। अच्छी तैयारी है सरकार की, बजट सत्र की बहुत अच्छी तैयारियां हैं और निश्चित रूप से हर चीज का जवाब है। ऐसा है जो अभी ये 10-11 महीने 13 महीने हो गए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो कितने आयाम छुए, निश्चित रूप से आगे भी माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। टीकाराम जूली साहब को पता नहीं है कि उनकी सरकार में देश का 18% साइबर क्राइम था हमारे क्षेत्र में, उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर में 4% से नीचे ला दिया है। टीकाराम जी को पता नहीं है कि उनके राज्य में गोतस्करी की घटनाएं सरेआम होती थी और उनके ही जनप्रतिनिधि उनको गौतस्करों को संरक्षण देते थे, जिसको हम घटाते घटाते जीरो के कगार पर ले आए। शुक्रवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी सहयोग से सत्र को चलाएंगे और जनता से जुड़े प्रस्तावों को पास कराया जाएगा। लेकिन नेताओं के ये तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की तो सत्ता पक्ष पलटवार की मुद्रा में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे। हेरोइन तस्कर की अवैध संपत्ति सीज की गई है। 7,85,000 रुपए की अचल संपत्ति सीज की है। केसरी सिंहपुरा थाना क्षेत्र के 6V धनुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहां बड़ी खेप में मादक पदार्थ को सीज किया गया। पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी में ये आरोपी गगनदीप सिंह लिप्त था। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, श्रीगंगानगर से हेरोइन तस्कर की अवैध संपत्ति सीज की गई है। केसरी सिंहपुरा थाना क्षेत्र के 6B धनुर में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी में आरोपी गगनदीप सिंह लिप्त था। पेपर लीक माफिया की जड़ें खोदने में जुटी एसओजी ने हाई कोर्ट LDC भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर बड़ी कामयाबी का दावा किया है। एसओजी ने भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करके नौकरी हासिल करने वाले 9 कर्मचारियों की 7 दिन की रिमांड हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। आगे पुलिस और पीछे पीछे आरोपी। तमाम आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एसओजी ने ADJ कोर्ट में पेश किया। खास बात ये कि तमाम आरोपी प्रदेश के अलग अलग कोर्ट में काम कर रहे थे। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में हुई एक और भर्ती विवादों में आ गई है। हाई कोर्ट LDC भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा मार्च 2023 में हुई थी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर भी आउट हुआ था। एसओजी ने न सिर्फ पेपर लीक का खुलासा किया, बल्कि 29 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थापित 9 LDC को गिरफ्तार भी किया। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
कल सभी 9 आरोपियों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद में एसओजी ने सभी 9 आरोपियों को जब गिरफ्तार किया, उसके बाद आज कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। ये शुरुआती गिरफ्तारी है 9 आरोपियों की। इसमें चूंकि गैंग का जो मास्टरमाइंड है पौरव कालेर वो सामने आ चुका है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां भी एसओजी की ओर से होगी। अब इन आरोपियों को जान लीजिए। द्रौपदी सिहाग बीकानेर, सुनीता श्रीगंगानगर, उमेश तंवर बीकानेर, सुमन भूकर हनुमानगढ़, बीरबल नागौर, सुरेश नागौर, राकेश कसवा बीकानेर, विभीषण नागौर, रामलाल। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में 3 कैंडिडेट्स नागौर के एक गांव से सिलेक्ट हुए हैं। तरीका ऐसा कि कोई सोच भी नहीं सकता। पौरव कालेर गैंग ने किया था पेपर लीक। विदेश से मंगवाई थी ब्लूटूथ डिवाइस। डिवाइस इतनी छोटी थी कि कोई पकड़ ना सके। पौरव कालेर गैंग के पास इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही आ चुका था। गैंग ने कई कैंडिडेट को ब्लूटूथ से पेपर पढ़ाया। जो हाईकोर्ट द्वारा एलडीसी भर्ती की गई थी उसको लेकर इन्होंने किसी गोपनीय सूचना के आधार पर ये मामला दर्ज किया और उसमें ये माना है कि ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें सब कुछ ये अपराध हुआ है। इसमें कुछ कर्मचारी जो कि विभिन्न कोर्ट्स में काम कर रहे थे, कोई उदयपुर में पोस्टेड था, उनको भी एसओजी आज पकड़ कर लाई है। मैं डिफेंस काउंसिल की ओर से उनकी तरफ से हूँ। मेरी नज़र में ये जो पूरा मामला बनाया गया है, इस पर कोई प्रत्यक्ष एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग या इस तरह का कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सनसनीखेज बनाने के लिए, लोगों को हैरान परेशान करने के लिए पूरा मामला बनाया गया। एसओजी के एडीजे वीके सिंह के मुताबिक ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें किस गैंग ने ब्लूटूथ से पेपर ना पढ़ाया हो। बहरहाल गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। हमने इस केस में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए 12 दिन के पीसी के लिए रिक्वेस्ट किया था और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में हमें 7 दिन का पीसी मिला है। हाईकोर्ट एलडीसी से जुड़ा हुआ भर्ती प्रक्रिया का बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि सभी अरेस्टेड 9 एक्यूज्ड अलग अलग डिफरेंट जोन से आते हैं। वहां जाकर हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है टीम एफर्ट के साथ में। फिलहाल पौरव कालेर ईओआरओ पेपर लीक केस में जेल में बंद है। उससे पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे। लिफ्ट में महिलाएं और बच्चे फंसे हैं। लिफ्ट में 9 लोगों के फंस जाने से हड़कंप मचा है। सूचना के बाद से 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लिफ्ट से नीचे आते वक्त अचानक ये लिफ्ट बंद हो गई थी। लिफ्ट में फंसे लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। लिफ्ट के टेक्नीशियन के साथ मौके पर पहुंची पुलिस की टीमें। समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो फिलहाल लिफ्ट में महिलाएं और बच्चे फंसे होने की जानकारी सामने आई थी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही थी तो अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है, जिसके बाद बच्चे और कुछ महिलाएं इसमें फंस जाती हैं। हालांकि तुरंत सूझबूझ से उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस की तरफ से जो लिफ्ट टेक्नीशियन होते हैं उनको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को समय रहते बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये हैं वो सभी लोग जिन्हें पुलिस ने लिफ्ट से बाहर निकाला है। महिलाएं भी हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। लिफ्ट नीचे आते समय अचानक से बंद हो गई थी। तो हालांकि पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी गई। टेक्नीशियन के साथ मौके पर पुलिस पहुंची और कोई बड़ी घटना घट जाती उसके पहले ही लिफ्ट को खोल लिया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। संख्या 9 बताई जा रही है लिफ्ट में। जब नीचे आते वक्त ये 9 लोग उसमें फंसे थे। दूसरों की जान बचाने से बढ़कर इंसानियत की कोई सेवा नहीं होती, लेकिन अफसोस कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए मौत के आगोश में जा रहे लोगों का वीडियो बनाते हैं। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस ने ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीस दिसंबर की अल सुबह जयपुर अजमेर रोड पर जो हुआ उससे देश स्तब्ध रह गया। प्रदेशवासी सहम उठे। भांकरोटा थाना क्षेत्र में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ। बीस लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा वाहन बुरी तरह से झुलस गए। हर तरफ लपलपाती लपटें और धुएं का गुब्बार था। ये हालात और भयावह हो सकते थे अगर इंसानों की शक्ल में कुछ देवदूत वहां नहीं पहुंचते। जी हां,
भांकरोटा सड़क हादसे में फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ने अपने असाधारण कार्य से न सिर्फ मानवता के उच्च मानक स्थापित किए, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि गोल्डन आवर में की गई मदद कई घरों का चिराग बचा सकती है। हम जब मौके पे पहुंचे तो वो भयावह हादसा हमारे सामने था, तो वो लोग हमसे भी पहले पहुंचे, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लोग बड़ी ट्रांसपेरेंसी से उन लोगों की पहचान करें और शहर को बताएं कि अगर ये शहर कहीं सुरक्षित है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते। इन देवदूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हादसे में फंसे लोगों की मदद की, मानवता की मिसाल कायम की। किसी ने दमकल कंट्रोल रूम को सूचना दी तो किसी ने जान पर खेलकर बस सवारियों को सुरक्षित निकाला। बगरू के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया, इन लोगों की पहचान की गई, एक डॉक्यूमेंट्री इसी उद्देश्य के साथ बनवाई गई है ताकि इस तरह का काम करने वाले लोगों जो लोगों को जीवन बचाने के लिए अपना जीवन तक दांव में लगा सकते हैं, उनको उचित पहचान मिले ताकि लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित हो। दरअसल आजकल हर छोटी बड़ी घटना का लोग रील बनाने लगते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की जान और संपत्ति की जरा भी परवाह नहीं रहती, इसीलिए साइलेंट वॉरियर्स का सम्मान जरूरी हो जाता है। ऐसे आयोजन का मकसद इसी उम्मीद से किया गया ताकि मानवता जिंदा रहे, दूसरे लोग इन देवदूतों से प्रेरणा ले सकें। के बाद में वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो जो कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं, उन्हीं को सम्मान करने का काम राजस्थान पुलिस ने किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।